हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द आयुर्वेदा चैनल। होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर होगा वो हमारा सुश्रुत सूत्र स्थान का पंचम अध्याय जो है अग्र उपहरणीय अध्याय। प्रीवियसली हमने 1 to 4 अध्याय अपलोड कर दिया है। हमने निदान स्थान पूरा कंप्लीट कर दिया है 16 चैप्टर। उसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हमने उत्तर तंत्र भी स्टार्ट कर दिया, उसके भी हमने 5 चैप्टर्स कंप्लीट कर दिया है, जिसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप लोगों ने उसे अभी तक नहीं देखा है तो आप उसे जाके विजिट कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम अपने आज के टॉपिक पर। स्टार्ट करेंगे हम अपना अग्रोपरणीय अध्याय का 3rd नंबर श्लोक। त्रिविधम कर्म पूर्व कर्म प्रधान कर्म पश्चात कर्म इति तद व्याध्यम प्रत्युपदेश्यामा। तो इसमें बताया है आचार्य सुश्रुत ने कर्म कितने प्रकार के होते हैं, टोटल 3 प्रकार के। कौन कौन से? एक पूर्व कर्म होता है, एक पश्चात कर्म होता है और एक प्रधान कर्म होता है। तो टोटल 3 प्रकार के कर्म होते हैं, पूर्व, प्रधान और पश्चात कर्म। तो वही चीज़ यहाँ पे भी बताया है कि कर्म कितने होते? त्रिविधम, पूर्व, प्रधान और पश्चात कर्म। यहीं पे आप लिख लेंगे कि आचार्य चरक ने कर्म कितने प्रकार के बताए हैं। आचार्य चरक ने कर्म को एक 3 प्रकार भी बताया है और एक 5 प्रकार बताया। 5 प्रकार वो होता है, आप जानते हैं, पंचकर्म, वमन, विरेचन आदि जो पंचकर्म होते हैं उसमें 5 प्रकार के कर्म के अंतर्गत बताया। और जो त्रिविध कर्म होते हैं उसमें हीन कर्म, मध्यम कर्म और उत्तम, हीन, मध्यम, उत्तम को 3 प्रकार बताया। ठीक है, तो यहीं पे आप लिख लेंगे आचार्य चरक ने 3 और 5 दोनों बताया और आचार्य सुश्रुत ने 3 कर्म बताया, पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म। फिर आप यहीं 3रे नंबर श्लोक के विमर्श में देखेंगे, यहाँ पे बताया है हराणचंद्र ने कि कर्म के पूर्व, प्रधान और पश्चात में कौन कौन से कर्म आते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे लंघन आदि विरेकांत पूर्व कर्म व्रणस्य च। तो लंघन आदि विरेकांत, तो पूर्व कर्म में आज हराणचंद्र ने क्या बताया? लंघन और विरेचन को बताया है पूर्व कर्म में। ठीक है, फिर यहाँ पे देखेंगे पाटनम रोपणम यच्च प्रधानम कर्म तत्र स्मृतम। क्या बताया कि पाटन, रोपण आदि जो कर्म होता है उसको प्रधान कर्म के अंतर्गत बताया है। और बलवण अग्निकायंतु पश्चात कर्म समादिशित। क्या बताया? जो बलवण बनाने के लिए जो हम लोग हमेशा से पश्चात कर्म करते हैं, संसर्जन कर्म। ठीक है, तो संसर्जन कर्म को जो होता है पश्चात कर्म के अंतर्गत बताया। तो पूर्व कर्म में क्या बताया? लंघन, विरेचन बताया है। प्रधान कर्म में पाटन, रोपण और जो पश्चात कर्म है उसमें संसर्जन कर्म बताया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूर्व, प्रधान और पश्चात कर्म। अब बढ़ेंगे आगे। इस शल्य शास्त्र में शस्त्र कर्म के प्रधान होने से प्रथम शस्त्र कर्म तथा उनकी सामग्रियों का वर्णन बताया। आपको पता शल्य है तो शल्य में क्या होगा? शस्त्र कर्म होगा, सर्जरी वाले, तो उसी के सामग्रियों के बारे में भी पहले ही वर्णन किया है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखेंगे हम अपने 5th नंबर श्लोक, इंपॉर्टेंट है, आप उसे हाईलाइट करेंगे। तच्च शस्त्र कर्म अष्टविधम। तो शस्त्र कर्म कितने बताया आचार्य सुश्रुत ने? अष्टविधम, 8 प्रकार के शस्त्र कर्म बताया। वो कौन कौन से 8 प्रकार के आपको हाईलाइट करना है, आपको उसे याद करते हुए चलना है। ठीक है, तद्यता छेद्यम, भेद्यम, लेख्यम, वेद्यम, एष्यम, आहार्यम, विस्त्रव्यम, सीव्यम इति। तो कौन कौन से 8 कर्म हैं? छेद्यम, छेदन, भेद्यम, भेदन, लेख्यम, लेखन, वेद्यम, वेदम, एष्यम, एषण, आहार्यम, आहारण, विस्त्राव्यम, विस्त्रावण, सीव्यमिति, सीवन का। ऐसे कौन से कर्म हैं? 8 कर्म हैं। आप यहीं पे नीचे विमर्श में दिया है, लेकिन आप यहीं पे साइड में लिख लेंगे आचार्य चरक ने शस्त्र कर्म टोटल 6 बताए हैं। उन्होंने 2 कर्म जो आचार्य सुश्रुत ने माने उनमें से 2 को नहीं माना, तो उन्होंने 6 बताया। तो आचार्य सुश्रुत ने 8 बताया, आचार्य चरक ने उनमें से एषण और आहारण को नहीं माना है आचार्य चरक ने, तो इसलिए उनका कितना हो गया? 6 हो गया। 6 कौन कौन से? छेदन, भेदन, लेखन, वेद्यम, विस्त्राव्यम और सीवन। उन्होंने एषणम और आहार्यम को नहीं माना है, उन्होंने केवल 6 कर्म बताए। ठीक है, आप यहीं पे इसे साइड में लिख लेंगे। अब बढ़ते हैं आगे विस्तार में कि छेदन क्या होता है, भेदन क्या होता है, लेखन क्या होता है। ठीक है, उसे हम विस्तार में देखेंगे। आप नीचे विमर्श देखेंगे, शस्त्र कर्म भेद सुश्रुत ने अष्ट तथा चरक ने एषण और आहारण को यंत्र कर्म मानकर शस्त्र के 6 बताए। ठीक है, तो आचार्य चरक ने एषण और आहारण को शस्त्र कर्म नहीं मानते हुए उसको यंत्र कर्म माना है। ठीक है, फिर यहाँ पे बताया है सबसे पहले छेदन। छेदन क्या होता है? एक्जिशन, काट कर अलग कर देना किसी भी जो एक्सटर्नल ग्रोथ होता है, जैसे देखिए अर्श है, चर्म, कील है, भगंदर, ठीक है, उसको हम काट के अलग कर देते हैं तो उसे छेदन बोलते हैं, जिसको एक्जिशन बोलते हैं। ठीक है, भेदन क्या होता है?
भेदन होता है इंसिजन। इंसिजन मतलब कोई भी चीज़ में चीरा लगाने को हम इंसिजन कहते हैं। तो काट कर अलग, एक्सिजन मतलब छेदन, मतलब काट के अलग कर दे रहे। भेदन मतलब कि इंसिजन, किसी भी चीज़ में चीरा लगाना, जैसे विद्रधि। ठीक है। लेखन क्या होता है? स्क्रैपिंग या फिर स्कारिफिकेशन। ठीक है, मतलब खुरचना। स्क्रैपिंग क्या होता है? जैसे कि कोई भी ऐसे आउटग्रोथ हो गई होगी, ठीक है, तो उसको हम लोग खुरच देंगे, जिसके अंदर से जो भी मतलब एक्स्ट्रा मटेरियल होगा वो सबको निकाल देंगे। ठीक है, तो वही चीज़ क्या होगी? लेखन, स्क्रैपिंग। वेधन मतलब पंक्चरिंग, मतलब नोकदार शस्त्र से छेद करना, जैसे सिरावेद, पंक्चर करते हैं, जैसे कोई भी नोकदार वस्तु से शरीर में छेद करना, पंक्चरिंग। ठीक है, वेधन हो गया। फिर क्या बताया? एषण, प्रोबिंग, शलाका द्वारा नाड़ी व्रण का पता लगाना। ठीक है, ऐषण क्या होता है? प्रोबिंग। आहरण क्या होता है? एक्सट्रैक्शन, बाहर खींच कर निकालना। कोई भी वस्तु अगर अंदर है, जैसे पॉलिप वगैरह, उसको हम लोग बाहर खींच के निकालते हैं, तो वही क्या होता है? हमारा एक्सट्रैक्शन। ठीक है। अब है विस्त्रावण। विस्त्रावण क्या होता है? हमारा ड्रेनेज। ठीक है। और फिर सीवन क्या होता है? सूचरिंग, जो भी हम लोग सूचर लगाते हैं, टाके लगाते हैं, जो भी सर्जरी या फिर कोई भी चीज़ जब कट वट जाता है तो हम लोग सूचरिंग करते हैं, वो सीवन हो गया। तो ऐसे हमारे 8 कर्म होते हैं। छेदन होता है हमारा एक्सिशन, भेदन होता है हमारा इंसिजन, लेखन होता है हमारा स्क्रैपिंग, वेधन होता है हमारा पंचरिंग, ऐषण होता है हमारा प्रोबिंग, आहरण होता है हमारा एक्सट्रैक्शन, विस्त्रावन हमारा ड्रेनेज होता है, मतलब जो रस, रक्त, लसिका जो आदि बाहर निकलता है उसको ड्रेन करना, उसको इकट्ठा करना। ठीक है। सीवन होता है हमारा सूचरिंग। ठीक है, ऐसे हमारे 8 कर्म है। शस्त्र कर्म अष्टविधम, आपको ये याद रखना, एमसीक्यूज में आ सकता है। फिर बढ़ते हैं आगे। अब कोई भी शस्त्र कर्म करने से पहले हम क्या करेंगे? उसकी सामग्री को इकट्ठा करते हैं। तो कौन कौन सी सामग्री होती है आप यहाँ पे देखेंगे। यंत्र, शस्त्र, छार, अग्नि, शलाका, श्रृंग, जलोका, अलाबु, जम्बोष्ट, पिच्चु, प्रोत, सूत्र, पत्र, मधु, घृत, वसा, पयस, तैल, तर्पण, कषाय, लेपन, कल्क, व्यंजन, शीत, उष्णोदक। ठीक है, तो ये कौन से हमको सामग्री लगते हैं वो यहाँ पर बताया है। आप नीचे विमर्श में देखेंगे वही चीज़ मिलेगी जो अभी हमने रीड किया श्लोक में। ठीक है, बस आपको एक चीज़ यहाँ पे हाईलाइट करनी है। इसमें आपको हाईलाइट करने की चीज़ ये है, जो हमारा अटेंडेंट होता है उसके गुण के बारे में बताया। परिकर्मिणश्च स्निग्धा स्थिरा बलवंता। कैसा होना चाहिए? वो स्निग्ध होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए, बलवान होना चाहिए। ठीक है, जो भी हमारा अटेंडेंट होता है वो उसका ये यहाँ पे गुण बताया, तो आप इसे हाईलाइट करेंगे, स्निग्धा स्थिरा बलवंता। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे। अब हमने सामग्री इकट्ठा कर ली, अब क्या करेंगे? जिस दिन हम लोग को यहाँ पे आयुर्वेद के अनुसार बताया कि जब हम सर्जरी करते हैं तो उसके पूर्व हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे। फिर हमने सामग्री इकट्ठा कर ली, उसके बाद बताया। फिर श्रेष्ठ तिथि, करण, मुहूर्त और नक्षत्र के दिन दही, चावल, अन्न, पान तथा रत्न आदि से अग्नि, ब्राह्मण और वैद्यों का पूजन कर बलि, मंगल, स्वस्ति वाचन किए हुए एवं हल्का भोजन किए हुए रोगी को पूर्वमुखी बैठाकर। हाईलाइट करने वाली क्या चीज़ है? रोगी कैसा बैठेगा? पूर्वमुखी। ठीक है, पूर्वमुख बैठेगा रोगी तथा उसके हस्त, पाद आदि अंगों को नियंत्रित कर पश्चिम दिशा में मुख किए हुए वैद्य। और वैद्य किस दिशा में बैठेगा? पश्चिम दिशा में। हाईलाइट करेंगे और ऊपर टॉप पे यहाँ लिख लेंगे, रोगी किस दिशा में बैठेगा? पूर्वमुख में। और जो हमारा सर्जन वैद्य हैं वो हमारे पश्चिम दिशा में मुख किए हुए रहेंगे। और वैद्य मर्म, सिरा, स्नायु, संधि, अस्थि और धमनियों का बचाव करते हुए पुई के संपूर्ण निकलने तथा लोमों की दिशा में शस्त्र चलाना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या बताया कि जो हमारा पस फील्ड होता है उसको पूरा निकाल देना चाहिए, कुछ भी अगर बचेगा तो दोबारा पस भर जाएगा। ठीक है, तो यही बताओ। और कैसा बताया? लोमों की दिशा में। लोम की दिशा क्या होता है? अनुलोम। आप कंफ्यूज नहीं होंगे अगर एमसीक्यूज में आएगा अनुलोम दिशा में। अनुलोम होता है मतलब लोम की दिशा में, अगर लोम के उल्टा जाएंगे तो वो प्रतिलोम होता है। ठीक है, तो यहीं पे आप लिख लेंगे लोमों की दिशा क्या होता है? अनुलोम दिशा होता है। किसी किसी को अनुलोम मतलब लगता है लोम के अपोजिट। जो अनुलोम होता है हमारे लोम की दिशा होती है, और जो लोम का अपोजिट है, जो हमारे लोम होता है, ठीक है, उसके अपोजिट वाली दिशा होती है वो होता है प्रतिलोम। ठीक है, इस तरह से
ठीक रूप से उचित स्थान पर एक ही बार में शस्त्र प्रवेश कर पुनः शीघ्रता से निकाल लेवे। पाक स्थानों के महान होने पर भी 2 अंगुल तथा 3 अंगुल लंबा व्रण का घाव करना चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या बताया, पहले हमने सारी सामग्री इकट्ठा कर ली, फिर हमने अटेंडेंट का गुण देखा कैसा होना चाहिए, स्थिर, स्निग्धा, सिरा, बलवंता। उसके बाद यहाँ पे बताया कि हम लोग जब वो करेंगे, क्या बोलते हैं, सर्जरी करेंगे, उसके पहले क्या करना चाहिए, श्रेष्ठ मुहूर्त अच्छा होना चाहिए, तिथि अच्छी होनी चाहिए, नक्षत्र अच्छा होना चाहिए, फिर दही, चावल, अन्नपान आदि रत्न आदि से अग्नि, ब्राह्मणों और वैद्यों का पूजन करके स्वस्ति वाचन कर्म करेंगे। हल्का भोजन रोगी किया हुआ होना चाहिए, और रोगी कैसा होना चाहिए, पूर्व मुख्य दिशा में बैठा हुआ रहना चाहिए, और उसके हाथ पैर आदि को क्या करेंगे, हम नियंत्रण करेंगे। और वैद्य कौन से दिशा में होना चाहिए, पश्चिम दिशा में। 2 इंपॉर्टेंट चीज़ है, रोगी पूर्व दिशा में, वैद्य पश्चिम दिशा में। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि लोम की दिशा में शस्त्र को चलाएं। तो शस्त्र को कैसी दिशा में चलाना चाहिए, लोम की दिशा में। इस तरह ठीक रूप से उचित स्थान पर एक ही बार में शस्त्र, और ऐसे नहीं कि शस्त्र ऐसे घसते घसते उस पर रहना चाहिए, जैसे कोई भी एक यहाँ पे स्किन है उस पर इतना शार्प होना चाहिए कि एक कट में ही वो हट जाए, नहीं कि उसको ऐसे आरा की तरह चलाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो भी पस फील्ड होता है वो पूरा निकलना चाहिए, और साथ में लोम की दिशा में। और जो यहाँ पे बताया, पाक स्थानों को महान होने पर भी 2 अंगुल या 3 अंगुल तक लंबा व्रण का घाव करना चाहिए। ठीक है, हो गया ये। अब आगे देखिए क्या बताएं यहाँ पे, व्रण, श्रेष्ठ व्रण के क्या गुण होते हैं। जो श्रेष्ठ व्रण होता है वो कैसा, उसको कोई भी व्रण अगर होता है तो उसको श्रेष्ठ कब कहा जाएगा, तत्र अयातो विशालः समा सुविभक्तो निराश्रय इति व्रण गुणा। तो कैसा होना चाहिए, जो व्रण अगर दीर्घ, आयात मतलब बड़ा हो, विशाल मतलब चौड़ा हो, सम मतलब सीधा, उबड़ खाबड़ ना हो, सुविभक्तो, सुविभक्त अर्थात तीक्ष्ण शस्त्र से साफ कटा हुआ, मतलब सुविभक्तो मतलब कोई भी व्रण है वो एकदम मतलब तीक्ष्ण शस्त्र, मतलब एकदम धार वाला होना चाहिए शस्त्र, कि एक ही बार में कटने पर कटा हुआ होना चाहिए। निराश्रम, जिस कारण त्वचा मांस आदि का अधिक नाश न हुआ हो, निराश्रय। वे पूरी कठोर रही, व्रण कैसा होना चाहिए, गुण उसका श्रेष्ठ बताया। तो श्रेष्ठ व्रण के क्या गुण बताया, तत्र अयातो विशाला समा सुविभक्तो निराश्रय इति व्रण गुणा। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, आप इसे 3 स्टार मार्किंग करेंगे, आपके प्रॉफ एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज आपके MCQs के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे बताया चिकित्सक योग व्रण कैसा होना चाहिए, जो हमारा चिकित्सा करने योग व्रण कैसा, कौन से व्रण का चिकित्सा करना चाहिए, अगर इसके अलावा कोई भी गुण मिले तो उसका हम चिकित्सा नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्या बताया, अयातश्च विशालश्च सुविभक्त निराश्रय प्राप्त कालकृतश्चपि व्रणा कर्मणि शस्यते। जो ऊपर है वही नीचे है, केवल कुछ चीज़ें हैं डिफरेंस। क्या बताया यहाँ पे, आयत, विशाल, सुविभक्त, निराश्रय तथा उचित समय पर किया गया व्रण चिकित्सक कर्म में श्रेष्ठ माना जाता है। तो 2 चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो श्रेष्ठ व्रण के लक्षण और चिकित्सक योग व्रण के क्या लक्षण है, चिकित्सा कर्म में कौन से व्रण को श्रेष्ठ बताया गया है। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट आप में इस चैप्टर में कुछ श्लोक ऐसे हैं जो आपके प्रॉफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके वाइवाज में भी उसको पूछ लिया जाता है अक्सर। अब आगे बढ़ेंगे, जो 10th नंबर श्लोक है आप तो उसको हाईलाइट करके अपने ज़बान पर रखेंगे, आपको इस तरीके से उसे याद करना है। जो हमारा सर्जन होता है, जो सर्जरी करने वाले वैद्य होते हैं, उनकी क्या गुण होती है ये बताएं यहाँ पे। शौर्यम आशु क्रिया शस्त्र तैक्षण्य अस्वेद अव्यपथु असमोहश्च वैद्यस्य शस्त्र कर्माणि शस्यते। क्या बताया है कि जो हमारे वैद्य होते हैं, जो हमारे सर्जन होते हैं, वो शौर्यम आशु क्रिया, सूरता मतलब उत्साह युक्त होने चाहिए, आशु क्रिया मतलब फास्ट, एकदम आशु क्रिया नहीं बोलते, जैसे कोई जो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होता है उसको हल्का मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं हाथ हल्का है, मतलब बहुत फास्ट काम करने वाला होता है। शौर्यम आशु क्रिया शस्त्र तैक्षण्य, शस्त्र की धार का उचित तीक्ष्ण होना। अस्वेद, शस्त्र कर्म करते समय वैद्य सर्जन को पसीना न आना, जैसे कोई सर्जन है उसको अगर हाथ में पसीना आएगा तो अगर किसी को उसने इंसिजन किया तो उसमें पसीना आ जाएगा तो वो अच्छा नहीं है। तो वही बताया है कि कैसा होना चाहिए, शस्त्र कर्म करने वाला जो वैद्य सर्जन होता है उसको अस्वेद, पसीना नहीं आना चाहिए, अव्यपथु और हाथ नहीं कांपना चाहिए, किसी भी अगर डरा हुआ नहीं रहना चाहिए, उसको एकदम अपने आप पे कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, उसका हाथ नहीं कांपना चाहिए। असमोहश तथा रोग लवणता या बड़े शस्त्र की दिशा में
बड़े शस्त्र कर्म की दशा में या निकलते हुए रक्त आदि को देखकर मूर्छित, मतलब असमोष, मतलब कि कोई भी अगर बड़ी सर्जरी भी उसके आगे आ जाए तो वो डरा हुआ नहीं रहना चाहिए, ठीक है। कोई भी बड़े मतलब बहुत ज़्यादा अगर जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है उसको देख के अगर बेहोश हो जाए, ऐसा चीज़ नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शौर्यम आशुक्रिया शस्त्रतैक्षण्यम अस्वेद अव्यपथु असमोष वैद्यस्य शस्त्र कर्माणि शस्यते। ऐसे वैद्य जो इन सब गुण युक्त होता है, ऐसे सर्जन को जो होता है शस्त्र कर्म में प्रशस्त माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे कि सर्जन के क्या गुण है और आपको 3 स्टार मार्किंग करना है और उसे याद करना है, आपके प्रॉफ एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे रेफरेंस के लिए देखिए क्या बताया है, यदि एक व्रण से फोड़े की शुद्धि न हुई हो, ठीक है, एक व्रण पे अगर इंसिजन किया गया उससे शुद्धि न हुई हो या पोई आदि का पूर्ण रूप से निर्गमन न हुआ हो तो बुद्धिपूर्वक विचार कर बीच में या पूर्व व्रण के समीप अन्य व्रण कर देवें। क्या बताया? जैसे कोई ये व्रण है, उसमें अगर हमने बीच में एक इंसिजन लगाया लेकिन यहाँ पे कुछ पॉकेट्स अभी बच जाते हैं, इनमें से पस तो निकल गए लेकिन जो छोटे छोटे अंदर पॉकेट्स बन जाते हैं उसके पस नहीं निकले, तो क्या करेंगे हम? ऐसे एक साइड में एक इंसिजन लगा देंगे। तो जब साइड में इंसिजन लगाएंगे तो क्या होगा? वो सारे जो एक्स्ट्रा पस बचे हुए रहेंगे साइड में वो पूरा निकल जाएगा। तो वही बताया, अगर बीच में एक इंसिजन लगाने के बाद थोड़े भी अगर पस बच जाता है, वो नहीं निकल पाते अंदर, तो उसके साइड में एक और हमको इंसिजन कर देना चाहिए जिससे क्या हो, जो अंदर सारा पस होगा वो निकल जाएगा। ये रेफरेंस के लिए पूछते हैं, आप इसे रीड कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे 12 नंबर श्लोक, ये भी ऐसा श्लोक है जो आपकी ज़बान पर होना चाहिए, वाइवा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यतो यतो गति विद्यात उत्संगो यत्र यत्र च तत्र तत्र व्रण कुर्याद यथा दोषा न तिष्ठन्ति। क्या बताया है? जिस स्थान पर दोष की गति, दोष का क्या अर्थ है यहाँ पर? पुई, मतलब जो हमारा पस होता है, जिस स्थान पर दोष की गति तथा उभार प्रतीत हो उस स्थान पर शस्त्र से व्रण करने चाहिए, जिससे दोष भीतर की धातुओं में न रह सके। क्या बताया? जिस स्थान पर दोष की गति या उभार प्रतीक हो उस स्थान पर, जैसे अगर आपको लग रहा है यहाँ पे दोष है यार, यहाँ पे दोष है, तो वहाँ आपको इंसिजन लगाते रहना चाहिए, जिससे क्या होगा कि जो हमारा दोष होगा अगर हम उस पर इंसिजन नहीं लगाएंगे तो वो अंदर ही जमा रहेगा, अंदर वो और भीतरी धातु में प्रवेश करके गंभीर व्याधियाँ उत्पन्न करेगा। तो इसलिए जिस स्थान पर आपको दोष दिख रहा हो उस स्थान पर आपको चीरा करना चाहिए, जिससे दोष क्या हो, हमारा भीतरी धातु में प्रवेश न कर पाए, ठीक है। ये हो गया। अब पढ़ेंगे आगे। यहाँ पे इंसिजन के लिए 3 बताया आपको, अब मैं बता दूं, अभी हम उसको पढ़ेंगे भी नीचे लेकिन मैं बता दे रही हूँ। एक होता है तिर्यक छेदन, एक होता है अर्धचंद्राकार छेदन और एक होता है चंद्रकार, मतलब एक सर्कल जहाँ पे हम लोग कट करेंगे उसको हम लोग चंद्रकार बोलते हैं, और जिसमें ऐसे हाफ मून शेप अगर कट करते हैं उसको अर्धचंद्रकार, और एक होता है तिरछा। तो उसमें कौन कौन से जगह पर कौन कौन सा वो करना चाहिए इंसिजन, ये चीज़ यहाँ पे बताया, ठीक है। आपको 3 इंसिजन पता चल गया, अब इसको कौन कौन सी जगह पे कौन कौन सा करना चाहिए देखेंगे। तत्र भ्रू घंड शंख ललाट अक्षी ओष्ठ दंत वेष्टक कक्षा कुक्षी वंशणेशु तिर्यक छेद्य उत्तका, ठीक है। क्या बताएं यहाँ पे? भ्रू, गंड स्थल, शंख प्रदेश, ललाट आंखों की पलक, ओष्ठ, दंतवेष्ट, कक्षा, कुक्षी, वंक्षण, इन स्थानों पर हम कैसा करेंगे? तिरछा छेदन करेंगे, तिर्यक छेद करेंगे, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। अगर आप नीचे के 2 याद रख लेंगे, उसके अलावा कुछ भी आएगा तो आप समझ जाएंगे कौन सा वो तिर्यक छेद, या आप इसके अलावा अगर ये दोनों नीचे का देखेंगे, बुद्धिमान वैद्य चंद्रमंडल छेदन पाणिपादेशु कार्येत। तो चंद्रमंडल छेद कहाँ करेंगे? पाणिपादेशु कार्येत। अर्धचंद्र कृतिश्चपे गुदा मेड्रम च बुद्धिमानम। तो क्या पता, जो बुद्धिमान वैद्य होगा वो हमारे पाणिपाद में चंद्रमंडल छेद, मतलब चंद्रमंडल छेद करेगा ऐसे पूरा सर्कल, और जो हमारा गुदा और मेड्र है वहाँ पे अर्धचंद्रकार की छेदन करेगा, ठीक है। अब आपको पता है मेड्र है, अगर उसमें हम लोग पूरा छेदन चंद्र छेद करेंगे, मतलब चंद्रमंडल की आकृति को, तो पूरा कट के नीचे गिर जाएगा। तो सीधी सी बात है, लॉजिकल है, आप उसमें अर्धचंद्रकार करेंगे, तो याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। गुदा और मेड्र में हम अर्धचंद्रकार करेंगे, पाणिपाद में चंद्रमंडल करेंगे, और उसके अलावा जो भी होगा उसमें हम तिर्यक छेद करेंगे, ठीक है। ये 3 आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। फिर क्या बताया है?
उपयुक्त विधि के अनुसार चीरा न लगाने से सिरा और स्नायु के छेद की संभावना रहती है, पीड़ा अधिक होती है, चिरकाल देरी से व्रण भरता है और मांस की गांठ उत्पन्न। मतलब जिस तरीके से ऊपर बताया कि इस जगह पे इस तरीके का छेदन करना चाहिए, इस अर्धचंद्राकार कहाँ पे करना चाहिए, चंद्रकार कहाँ पे करना चाहिए और तिर्यक कहाँ करना चाहिए। उसके अलावा अगर हम कुछ भी ऊपर नीचे करते हैं तो हमको क्या क्या हो सकता है, बहुत पीड़ा होगी, सिरा स्नायु छेद की संभावना हो जाएगी, या फिर जो हमारा व्रण होगा वो बहुत देर से ठीक होगा और मांस की गांठ उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे बताया है। अब यहाँ पे देखिए क्या बताया है, मूड गर्भ उदर अर्श अश्मरी भगंदर मुख रोग वेष्टभुक्तो कर्म कुर्वित। क्या बताया है, मूड गर्भ, उदर रोग, अर्श पथरी मतलब अश्मरी, भगंदर और मुख रोग में रोगी बिना कुछ खाए ही शस्त्र कर्म करना चाहिए। कौन कौन से रोग है, कौन कौन सी व्याधियां हैं जिसमें रोगी को बिना कुछ खिलाए हम शस्त्र कर्म करेंगे? मूड गर्भ, उदर रोग, अर्श, अश्मरी, भगंदर और मुख रोग, ये 7 व्याधियां हैं जिसमें हम रोगी को बिना कुछ खिलाए ही शस्त्र कर्म करेंगे। इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ द व्यू आप इसे हाईलाइट कर लेंगे और यहाँ पे आप 3 स्टार मार्किंग कर लेंगे। आपको ये 7 डिजीज़ याद होने चाहिए जिसमें हम रोगी को बिना कुछ खिलाए ही उसकी सर्जरी करेंगे। फिर यहाँ पे नीचे देखेंगे क्या बताया, तदंतर व्रण से शस्त्र को निकाल कर रोगी को आश्वासन कर या शांति देकर चारों ओर बाहर और अंदर से अंगुली द्वारा व्रण को धीरे धीरे दबाकर कषाय से व्रण का प्रक्षालन करें। ठीक है, क्या बताया है कि पोस्ट सर्जरी क्या करेंगे कि जब व्रण से शस्त्र को निकाल कर रोगी को शीतल कर आश्वासन देकर उसे चारों ओर से क्या करेंगे, अंगुली के द्वारा व्रण को धीरे धीरे दबाएंगे और कषाय से व्रण का प्रक्षालन करेंगे। जो कषाय होगा उससे हम लोग जो व्रण होगा उसका प्रक्षालन करेंगे। पश्चात प्रोत मतलब शुद्ध वस्त्र से व्रण को भीतर से शेष कषाय जल को पोंछ कर तिलकल्क हाईलाइट करेंगे। तिलकल्क शहद और घृत से लिप्त तथा न अति स्निग्ध न अति रूक्ष कल्क से ढककर तथा उस पर मोटी कवलिका रखकर वस्त्र पट्टी से बांध देना चाहिए। तो क्या क्या 3 चीज़ होना चाहिए, तिलकल्क होगा, शहद और घृत, इन 3 चीज़ों से क्या करेंगे, हम उसको ढककर वटपत्र से बांध देंगे व्रण को। पश्चात वेदनाहर और जीवाणुनाशक द्रव्यों से धूप से उस स्थान पर धूपित करेंगे और रक्षोग्न मंत्र का व्रण से रक्षा करेंगे। ठीक है, क्या बताया कि जब हमारा पोस्ट मतलब हम जब शस्त्र निकाल लेंगे तो उस व्रण का पहले हम कषाय से प्रक्षालन करेंगे। प्रक्षालन करने के बाद भीतर कषाय का जल से जो होता है पोंछ कर हम क्या करेंगे, भीतर से अंदर से पूरे कषाय के जल से उस व्रण को पोंछ देंगे। उसके बाद तिलकल्क शहद और घृत से ना तो वो लिप्त कर, ना तो बहुत स्निग्ध होना चाहिए, ना तो बहुत रूक्ष होना चाहिए, उस कल्क से उसको क्या करेंगे, ढक देंगे व्रण को। ये तिलकल्क शहद और घृत से उस जो व्रण होगा उसको पहले कषाय से पोंछने का दूसरे ढक देंगे, उस पर बांध देंगे। बांधने के बाद क्या करेंगे, वेदनाहर पेन कम करने वाली और जीवाणुनाशक, ठीक है, बैक्टीरियोसाइडल उससे धूपन करेंगे और उस स्थान पर जो होता है धूपित करेंगे। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे बताया है। फिर आगे बताया है, तदांतर गुगलू अगर राल वचा श्वेत सरसों इनके चूर्ण तथा लवण नीम के पत्तों इनको घृत के साथ मिलाकर धूपन करे। बचे हुए घृत से रोगी के हृदय आदि मर्म स्थानों पर हल्के हाथ से मालिश करें। आप इसे याद करेंगे प्रॉफ एग्जाम के लिए कि जो तदंतर क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, गुगलू अगर राल वचा श्वेत सरसों इन सब के चूर्ण और लवण नीम के पत्ते इन सबको क्या करेंगे, घृत के साथ मिला देंगे और इसी से धूपन करेंगे। और साथ में जो घृत बच जाएगा उससे क्या करेंगे, हृदय आदि जो मर्म के स्थान होता है उसे हल्के हाथों से हम क्या करेंगे, मालिश करेंगे। ठीक है, ये हो गया। फिर यहाँ पे रक्षा कर्म का वर्णन किया है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है नहीं, आप उसे जस्ट रीड कर लेंगे। फिर हम देखेंगे डायरेक्टली 34 श्लोक क्या बताएं यहाँ पे। जब रक्षा कर्म जो भी यहाँ पे वर्णन किया है आप उसको रीड कर लेंगे। उसको करने के बाद क्या करेंगे, हम उसको
यहाँ पे बताया कि 19वीं अध्याय में जो व्रणित उपसनीय अध्याय है उसमें आहार विहार का वर्णन किया है कि पोस्ट सर्जरी कैसे आहार विहार का वर्णन करें, कैसे आहार विहार का सेवन करेंगे। तो जब हम 19th चैप्टर पढ़ेंगे उस टाइम पे हम इसके भी चर्चा करेंगे। अभी केवल यही रीड कर लेते हैं कि जो 19th चैप्टर में आचार्य सुश्रुत ने बताया है उन आहार विहारों का सेवन करेंगे और स्वस्थवर्धक नियमों का उपदेश करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे नीचे बताया है, फिर यहाँ पे बताया कि जो हमने व्रण को कषाय से प्रक्षालन करने के बाद जो हमने पट्टी बांधा था तिलकल्क घृत का और शहद का, उसको हमको दूसरे ही दिन नहीं, जल्दीबाजी में दूसरे ही दिन नहीं खोल देना चाहिए। उसको हमें तीसरे दिन व्रण को बंधन को खोलकर वापस से उसको कषाय से धोकर फिर से तिलकल्क घृत और शहद को जो होता है ना तो बहुत स्निग्ध होना चाहिए ना तो बहुत रूक्ष होना चाहिए, उसको व्रण के ऊपर रख के उसको बांधे रहना चाहिए। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे भी बताया है कि आचार्य को उपदेश देने के बाद तीसरे दिन व्रण बंधन की पट्टी को खोलकर पूर्व अनुसार ही कषाय से धोकर पट्ट से बंधन कर देना चाहिए। शीघ्रता से आकांक्षा रखकर दूसरे ही दिन पट्टी को नहीं खोलना चाहिए। तो क्या बताया, एकदम जल्दीबाजी में ही पट्टी को दूसरे ही दिन नहीं खोल देना चाहिए, उसे हमें तीसरे दिन खोलना चाहिए। हर 3 दिन पे पट्टी बदलना चाहिए और कैसे करना चाहिए, कषाय से प्रक्षालन करने के बाद दोबारा से पट्टी को बांधना चाहिए। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या बताया, दूसरे दिन व्रण की पट्टी खोलने से उसमें क्या पड़ जाएगा, गांठ पड़कर देरी से रोहण होगा, मतलब देरी से जो व्रण हमारा वो घाव भरेगा उसकी, और वेदनाएं अधिक होंगी, तीव्र होंगी। ठीक है, तो क्या बताया, अगर हम जल्दबाजी में दूसरे ही दिन पट्टी खोल देंगे तो क्या होगा, हमारा जो व्रण होगा, जो हमारा घाव होगा बहुत देर से भरेगा और उसमें बहुत ज़्यादा पेन होगा और उसमें मांस की गांठ पड़ जाएंगी। ठीक है, तो यही बताया कि दूसरे दिन पट्टी खोलने से क्या दिक्कतें हो सकती हैं, तो हमें दूसरे दिन पट्टी नहीं खोलना चाहिए, ये आचार्य सुश्रुत ने बताया। इसके बाद बताया है व्रण के दोष तथा समय की, मौसम और रोगी के बल जैसा हीन मध्यम उत्तम और आयु आदि का विचार कर तदनुसार कषाय लेप बंद आहार और उपचार का प्रयोग करना। जिसके बाद जो पोस्ट सर्जरी हमारा जो भी हमारा प्रैक्टिस होता है, जो हमारे आचार्य ने बताया 19th चैप्टर में, उस आहार विहार का पालन करेंगे और स्वस्थवर्धक नियमों का पालन करेंगे। ठीक है, उसके बल के अनुसार उसके आयु का विचार करके उसको हम लोग कषाय लेप बंधन आहार आदि का प्रयोग करवाएंगे। ठीक है, उसके बाद बताया जल्दी अच्छे होने की आकांक्षा से शीघ्रता करके सदोष व्रण को व्रण पर रोपण क्रिया कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि शांत दोष रोपित व्रण बाद थोड़ी ही कुपथ्य करने से भीतर ही भीतर उठाव कर विकार उत्पन्न कर देगा। क्या बताया, जल्दी से ठीक होने की उत्साह में हम लोग को बहुत ज़्यादा एक ही बार में रोपण क्रिया नहीं कर देना, जिससे क्या होगा कि हमारा ऊपर से तो ठीक हो जाएगा लेकिन अंदर से वो अभी भी घाव नहीं ठीक होता है, और थोड़ा सा भी हम लोग अपथ्य का सेवन करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो फिर से दोबारा से उठ जाएगा और वापस से घाव उत्पन्न कर देगा। ठीक है, तो यही चीज़ आचार्य सुश्रुत ने बताया है कि हमें कभी भी बंधन हर तीसरे दिन पे खोलना चाहिए और उसको क्या करना चाहिए, उसको फिर से कषाय से प्रक्षालन करने के बाद उससे फिर तिलकल्क घृत और शहद से उसको भरना चाहिए और फिर बांधना चाहिए। एकदम जल्दी से ठीक होने की शीघ्रता में हम लोग को दूसरे दिन बंधन नहीं खोलना चाहिए। अगर हम दूसरे दिन खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, उसमें गांठ पड़ जाएगी, वो घाव बहुत देरी से भरेगा और बहुत तेज़ी से वेदना होगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको हाईलाइट करनी है कि आपको दूसरे दिन पट्टी खोलने से क्या दिक्कत हो सकती है। उसके बाद बताया है कि रोगी के बल, रोगी के आयु आदि का विचार कर उसके आहार विहार, उसके लेपन, उसके बंधन, उसके आहार का हमें प्रयोग करना चाहिए। और फिर जल्दीबाजी में ठीक व्रण का मतलब घाव भरने के लिए बहुत ज़्यादा एक ही बार में उसको नहीं कर देना चाहिए कि क्या कहते हैं, हमें जो दोष होगा वो अंदर से तो ठीक नहीं होगा, ऊपर से आपको लग जाएगा कि हमारा बहुत अच्छे से ठीक हो गया, लेकिन थोड़ा सा भी अगर हमने अपथ्य का सेवन किया दोबारा तो अंदर से दोबारा से घाव उठकर जो होता है दोबारा से जो होता है व्रण बना लेगा। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर बताया है। फिर नीचे देखिए क्या बताया, इस कारण भीतर और बाहर से भली प्रकार शुद्ध हुए व्रण का रोपण करना चाहिए तथा रोपण होने के बाद जब तक उस स्थान पर पूर्व आरोग्यता दिखाई न दे तब तक अजीर्ण व्यायाम, स्त्री संभोग, हर्ष, क्रोध, भय इनका वर्जन करना चाहिए। क्या बताया, खाली ऊपर से ठीक हुआ व्रण ठीक नहीं माना जाता, जब तक वो भीतर से ठीक न हुआ, भीतर से उसका रोपण न हुआ अच्छे से, तब तक उसको जो होता है उस स्थान पर हमें कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। और हमें क्या क्या चीज़ का त्याग करना चाहिए, वर्जित बताया, अजीर्ण नहीं होना चाहिए, व्यायाम नहीं करना चाहिए, स्त्री संभोग नहीं करना चाहिए, एकदम एक्साइटेड नहीं हो जाना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, भय नहीं करना चाहिए, इसका वर्जित बताया है। तो आप हाईलाइट करेंगे आचार्य सुश्रुत ने क्या क्या चीज़ वर्जित बताया है जब तक व्रण का रोपण अच्छे प्रकार से नहीं हो पाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या बताया है,
अब कौन से ऋतु में कितने दिन पर पट्टी खोलना चाहिए ये बताया। बुद्धिमान वैद्य हेमंत, शिशिर और वसंत ऋतु में तीसरे दिन पट्टी खोलें तथा शरद, ग्रीष्म और वर्षा में दूसरे दिन व्रण की पट्टी खोलनी चाहिए। तो आप हाईलाइट करेंगे ये चीज़ कि हेमंत, शिशिर और वसंत। तो क्या बताया, हेमंते शिशिरे चावि वसंते चापि मोक्षेत त्रयहाद्य द्विहादश्च ग्रीष्म वर्षा चापि बुद्धिमान। क्या बताया, बुद्धिमान वैद्य को शिशिर, वसंत और ग्रीष्म में, शिशिर, वसंत और हेमंत में, हेमंत, शिशिर और वसंत में तीसरे दिन पट्टी खोलनी चाहिए और शरद, ग्रीष्म और वर्षा में हमें दूसरे दिन पट्टी खोलनी चाहिए। ठीक है, तो ये आप हाईलाइट करेंगे इसे, और क्योंकि ये MCQ इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे बहुत ध्यान से देखेंगे। फिर नीचे देखिए क्या बताया, व्रण में पाक द्वारा अथवा तीव्र रक्तस्राव द्वारा हानि या प्राण भय की संभावना होने पर पट्ट मोक्ष के नियमों पर ध्यान न देते हुए जलते हुए मकान के प्रतिकार की तरह जिसका किसी उपाय में लाभ पहुँचे वैसी प्रतिक्रिया करनी चाहिए। क्या बताया है कि अगर हमारे व्रण में बहुत ज़्यादा रक्तस्राव होने लगी या बहुत ज़्यादा पाक हो जाए तो क्या करना चाहिए। जो हमारे नियम बात बताया उसका ध्यान न रखते हुए, जैसे कोई भी अगर घर जल रहा, कोई मकान जल रहा, तो उसमें हम बिना कुछ सोचे समझे जो मिलता है उसे बुझाते रहते हैं, उसी प्रकार उसकी चिकित्सा करनी चाहिए। ठीक है, तो इमरजेंसी चिकित्सा में क्या बताया, इमरजेंसी में हमें कोई भी नियमों का ध्यान नहीं रखना, ज़रूरी नहीं कि ऐसा इतने दिन पे ये करना चाहिए, हमें जल्दी से जो भी चीज़ हमें दिखे वो हमें करना चाहिए उसकी चिकित्सा के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार की डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें DM कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पेज द आयुर्वेदा चैनल पे, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। आपको कोई भी डाउट होगा, कोई भी क्वेरी है, आप हमें वहाँ DM कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे और उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आई होप आप सभी को ये चैप्टर अच्छा लगा हो। इसी तरीके से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।